नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भोज में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है कंजूस मक्खी चूस की कहानी। एक नगर में मदन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। वह बहुत अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह देखभाल कर खर्च करता था। मदन इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर के बने सीधे साधे कपड़े पहनता था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं रखता था। सारा काम उसकी पत्नी स्वयं करती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे जहाँ कहीं जाना होता पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत धनी है, फिर भी बहुत कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रख दिया था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। मदन के घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था। वहाँ वह रोज सुबह शाम सैर करने जाता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबा कर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्के के रूप में उसे मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक दिया ही जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो उसे वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। मदन अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास न था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का कारोबार मंदा है, इस कारण वे रूखा सूखा भोजन खाकर रहते हैं। मदन की पत्नी बेचारी बहुत सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वह यह भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस नाम से पुकारते थे। उसकी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत कम जानकर वह किसी भी चीज़ की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती तो मदन उसे फेंकता न देता। वह उसी बचे भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल पहनना पसंद नहीं करता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनूंगा उतने ज़्यादा समय साथ देंगे। घर में जूते चप्पल की क्या ज़रूरत है? बिना बात घर में पहनने से वे घिसेंगे ही। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो सारे बाल सफाचट करा आता, ताकि कम से कम 6 महीने तक नाई के पास जाने को झंझट ही न रहे। घर के दरवाजे या खिड़कियां को तब तक बंद न करता जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत न होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाज़ा खोलने बंद करने से दरवाज़ा के जोड़ों घिस जाते हैं। भीतर पहनने के कपड़े रोज़ नहीं धुलवाता था। उन्हें एक दिन एक तरफ से दूसरा पहनता था, दूसरे दिन पलट कर दूसरी तरफ से, ताकि साबुन का खर्च बचे। मदन हर रोज़ पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीब सोचा करता था। वह सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था तो उसकी पत्नी सोचती थी कि मदन अपनी सेहत बनाने की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु मदन का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज़ धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिन कर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो ज़मीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखी अशर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार से मदन
सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी असरफियाँ निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को मदन चोरी की वारदात से बेखबर बगीचे में सैर करने पहुंचा। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका दिखाई दे रहा था। मदन ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी फिर पुलिस को इसकी खबर दूं, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला था कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बगीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से मदन को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर सन्न रह गई। वह कभी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। मदन की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र श्याम उससे मिलने आया। जब उसने मित्र की आपबीती सुनी तो वह समझ गया कि मदन की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करा दिया। श्याम मदन से बोला, तुम जानते थे कि तुमने धन कहाँ रखा? यह बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे? मदन बोला, अपने लिए। श्याम बोला, अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च करते ही नहीं थे। मदन बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वह धन मेरे काम आए। यदि इस बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और खजाना मिल जाए। श्याम बोला, जब तुम इस उम्र में उस धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा धन चोरी हुआ है। जैसे रूखा सूखा खाते थे वैसा ही खाते रहो, जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे पहनते रहो। मदन जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? श्याम ने एक बार फिर अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारा लिए उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि वह चोर उस धन का गाड़ कर रखने के बजाय अपने परिवार के लिए खर्च करे। अब तुम यह सोचो कि धन वही मटके में रखा है और यदि पहली जैसी जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसी जिंदगी बसर करो, और यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितना कमाई करो अपने व भाभी के रूखे सूखे के लिए उस धन का उपयोग करो। कल का क्या भरोसा? पहली बात तो तुम्हारी संतान ही नहीं है, यदि हो भी तो तुम क्यों उसके लिए जोड़ जोड़ कर स्वयं को दुख देते हो? संतान लायक होती तो खुद ही कमा कर खा लेगा। मुफ्त में मिली दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देता है। मदन को मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मज़ा स्वयं कम कर खर्च में है वह जोड़ जोड़ कर रखने में नहीं। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब